हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 11 जून और 11 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व मान्यता दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए अभी विश्व मान्यता दिवस मनाया गया है, 9 जून को इसे सेलिब्रेट किया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की रिपोर्ट के अनुसार पहली रैंक किसकी रही है? तो देखिए अभी गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट रही है, जो फर्स्ट रैंक रही है वो रही है तेलंगाना राज्य की रैंक रही है। देखिए यह जो रैंक है वह विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी रैंक दी जाती है, जैसे कि पर्यावरण, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को रैंक के अकॉर्डिंग इन राज्यों को रैंक दी जाती है। इसी प्रकार से देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था और देखिए 2015 से 2016 के बीच में जो कि 9 वर्षों का अभी तक का इनका अनुपात है, तो 273 करोड़ जो पौधे वगैरह हैं इन्होंने लगाए हैं, हरित योजना के तहत लगाए हैं। तेलंगाना की योजना है ये। देखिए इसी के साथ में ही यहाँ पर अभी देखिए 19,865 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पौधों का जो अनुपात रहा है वह 2023 में बढ़कर 29,969 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसी के साथ में जो 2014 में जो कि 2015 में जो कि सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन था वो 75 मेगावाट था, 2023 में बढ़कर 5865 मेगावाट हो गया। तो देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट CSE के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट की पहली रैंक जारी की गई है और इसमें तेलंगाना राज्य फर्स्ट पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सूचकांक इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में रहा है? तो देखिए अभी विश्व खाद्य प्रदर्शन सूचकांक में जो इंडेक्स आई है उसके अकॉर्डिंग राज्यों का प्रदर्शन किया गया है और इसमें देखिए जो शीर्ष पर राज्य रहा है वह रहा है, इसमें केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। देखिए 5वां जो कि विश्व खाद्य सूचकांक दिवस के मौके पर पांचवा राज्य खाद्य सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई थी और यह रिपोर्ट जारी की गई थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया और इनके द्वारा इसे जारी किया गया था। देखिए इसमें केरल को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को फर्स्ट दिया गया है, दिल्ली को सेकंड है और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान इसमें दिया गया है। सबसे छोटे राज्यों में गोवा को फर्स्ट स्थान दिया गया है, और ये जो रैंक जारी की गई है वह भारत के जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए इस रैंक को जारी किया गया है। देखिए विश्व खाद्य सूचकांक दिवस जो कि अभी मैंने बताया था 7 जून को इसे सेलिब्रेट किया जाता है और इसे विश्व भर में इसको जो कि असुरक्षित खाना वगैरह है उससे बचने के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थों की तरफ ध्यान रखते हुए इसके तहत ही यहाँ पर जो कि 100 स्ट्रीट फूड वेंडर्स का भी अभी इसको स्टार्ट किया जाएगा, ताकि जो कि हमारी जो खाद्य से निपटने की समस्या वगैरह हैं, खाद्य संबंधी समस्या हैं, उनका यहाँ पर निपटारा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की गई है? तो देखिए अभी किस राज्य सरकार के द्वारा नंद बाबा मिशन जो कि दूध मिशन परियोजना है वो स्टार्ट की गई है? तो यह है उत्तर प्रदेश के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। देखिए इसका जो मेन मोटिव है, एक तो दूध के संचार को बढ़ाना है, दूध उत्पादन को बढ़ाना है, साथ में ही जो डेयरी विकास है उसका भी उसमें विकास करना है। साथ ही साथ गांव में जो रहने वाले लोग हैं अधिकतर दूध का उत्पादन करते हैं, तो देखिए उनको सहकारी जो कि डेयरी सहकारी समितियां होती हैं उन तक उनको सही रेट मिल सके, सही दाम मिल सके। तो इस प्रकार के लिए नंद बाबा दूध मिशन योजना को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। देखिए इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, वैसे तो भारत विश्व में दूध के मामले में फर्स्ट स्थान पर है, अगर भारत में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में टोटल 14.9% दूध का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में राजस्थान है, देखिए राजस्थान इसमें सेकंड नंबर पर है और राजस्थान में 14.6 के साथ में 14 पर राजस्थान थर्ड स्थान पर है। थर्ड स्थान पर देखिए आपका मध्य प्रदेश है, MP है, तो वहाँ पर 8.6, उसके बाद में गुजरात है तो गुजरात में देखिए 7.6 और उसके बाद में आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में 7.0% दूध का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश उसमें 5वें स्थान पर है। देखिए इसी के साथ में मैंने यहाँ पर बताया था ये सारे जो कि आपको ऑप्शंस बता दिए। तो देखिए उत्तराखंड बसता है, उत्तराखंड से अभी आपको याद रखेंगे कि सरकारी जो कि मदर मिल्क है उसकी स्थापना की जाएगी उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, कॉनकॉर कंपनी है और ये भारत की सबसे बड़ी
जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंटेनर जो कि प्राइवेट परिवहन कंटेनर लिमिटेड कंपनी है, और इसके अभी अध्यक्ष बने हैं संजय स्वरूप, इसके अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए ऑप्शंस को भी यहाँ पर क्लियर करेंगे तो वी अनंत रमण, देखिए यह क्रेडिट यूरो ट्रांसमिशन के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वी अनंत रमण। टीसीएस तो के कृतिवासन, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो हैं के कृतिवासन। आर दिनेश सीआईआई के उद्योग भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आर दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा नई पीढ़ी की पहली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो देखिए अभी किस देश के द्वारा ये किया गया है, भारत के द्वारा, और कौन सी मिसाइल है? तो वो है पृथ्वी अग्नि प्राइम मिसाइल है, और इसका अभी परीक्षण किया गया है। देखिए इस मिसाइल में क्या है कि 1000 किलोमीटर से यह, इसकी जो मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर से 2000 इसकी जिसकी मारक क्षमता रही है, और यह जो कि मिसाइल है वह परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम मिसाइल है। इसके साथ में ही देखिए यह पुरानी जो कि मिसाइल थी, अग्नि मिसाइल थी पुरानी वाली, उससे भी ज़्यादा खूबियों को लेकर इसको बनाया गया है, और ये पुरानी मिसाइल से भी लेस जो खूबियाँ थी उनको ध्यान में रखते हुए उसके और भी ज़्यादा इसको वो जो कि डिनोफाई है वह इसे किया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए सऊदी अरब, सऊदी अरब से आप याद रखेंगे कि जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, सऊदी अरब ने अभी फतेह जो कि मिसाइल थी उसे लॉन्च किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइल थी फतेह। ईरान, तो देखिए ईरान से याद रखेंगे खैबर, ईरान के द्वारा अभी खैबर मिसाइल को लॉन्च किया गया है। और यूएसए, तो देखिए यूएसए से दो चीज़ याद रखेंगे, यूएसए और भारत के द्वारा मिलकर ही निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, मतलब बनाया गया है और उसको लॉन्च किया जाएगा। भारत के सैटेलाइट जो कि भारत की स्पेस एजेंसी उसके द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा अभी सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा भारत से, और भारत में यह फरवरी 2023 में इसको भारत में लाया जा चुका है, जिसका नाम है निसार, निसार इसका नाम है। एक सेकंड चीज़ क्या रखनी है कि एलन मस्क की कंपनी है जो कि एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और देखिए स्पेस एक्स के द्वारा स्टार्टशिप जो कि सबसे बड़ा रॉकेट था, सबसे शक्तिशाली रॉकेट था, इसको लॉन्च किया गया था ताकि बाहर जो कि लोग हैं, नागरिक हैं, उनको चंद्रमा और मंगल तक उनकी लोगों को पहुंचाया जा सके, तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन यह पहले ही अपने जो कि लॉन्च टाइम में यह फेल हो गया था। तो देखिए इस प्रकार से इन दो चीज़ आपको यूएसए से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ का लोकार्पण किसने किया है? तो देखिए अभी जो कि नोवेल है, उपन्यास है, उसका लोकार्पण किया है तो ये किया है मंत्री जितेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। देखिए यह जो लोकार्पण है यह 51 स्कूलों में किया गया है, और यह इसके ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग इसका लोकार्पण किया गया है। देखिए इस बुक का जो कि लेखक हैं वो हैं शांतनु गुप्ता के लेखक हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 2 बेस्ट नोवेल उनके द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ का जो कि बचपन जीवन था वो 6 भाई बहनों के साथ में उन्होंने किस प्रकार से उसको व्यतीत किया था, और जो कि उनका नाम था अजय विष्ट, तो उस नाम को साथ में रखते हुए उन्होंने अपनी जो कि जीवन यात्रा है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए उन्होंने इसको साथ में स्पेंड किया है। इसके साथ में ही जो वह गोरखपुर मठ है उसके पहले महंत बने थे, उसके साथ में भारतीय संसद के सबसे कम उम्र के वह सदस्य भी रहे हैं, और अभी भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य के वह मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार की वो सारी गतिविधियां थी जो उनका सारा जीवन परिचय था उस वाली बुक में दिया गया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस बुक का लोकार्पण किया गया है जितेंद्र प्रसाद के द्वारा। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, और इन्होंने मोदी ग्लोबल ए लीडर इन फ्लस्क पुस्तक का इन्होंने लिखी गई है, और जिसका विमोचन किया गया था जेपी नड्डा जो कि भारत की जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। देखिए कस्तूरी रे के द्वारा भी जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी द्रौपदी मुर्मू जो फ्रॉम ट्राइबल्स हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक लिखी गई थी जो कस्तूरी रे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सम्मानित हुआ है? तो देखिए अभी यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है, और यह पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह मन्नार राष्ट्रीय समुद्री उद्यान तमिलनाडु के धनुषकोडी और कुथुकुडी जगह है, उसके बीच में 160 किलोमीटर जो मतलब इनकी दूरी के बीच में यह बसा हुआ है। और देखिए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की वैज्ञानिक सुरक्षा सहायक संघ के द्वारा इसे पुरस्कार दिया गया है। जगदीशन पासन को इसे पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा क्योंकि उनके अथक प्रयासों से बायोस्फीयर जो कि रिजर्व पार्क है मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी देखरेख के लिए, इसकी रखरखाव के लिए और इसको जो कि आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से इसका रखरखाव किया है। इसमें 2 प्रकार की प्रजातियां हैं, फ्लोरा और फोना। तो उसमें देखिए इसमें कई प्रकार की प्रजातियां, जैसे कि फोना में 117 प्रजातियां हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए, और यह दक्षिण पूर्वी एशियाई जो कि क्षेत्र है उसका यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि किसी
समुद्री तट पर बसा हुआ उद्यान है। तो देखिए इस प्रकार से इस जो कि राष्ट्रीय उद्यान है उसको दिया गया है, यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। और देखिए इसमें भारतीय गैंडा है, एक सींग का गैंडा वह पाया जाता है। काबुल लामजाओ, तो देखिए काबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित एकमात्र विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर लेक यहाँ पर स्थित है। जो कि लोकटक लेक स्थित है, लोकटक लेक स्थित है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो कि विलुप्त प्रजाति हैं, पक्षियों की प्रजाति हैं, वो यहीं पर पाई जाती हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और दक्षिण अफ्रीका की बोम्बा टेक्निक को पहली बार जो कि अपनाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 की वैश्विक दास्ता सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है। तो देखिए अभी 2023 की जो कि रैंक आई है, दास्ता स्लेवरी रैंक आई है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो कि दास्ता वाला देश है तो वो है उत्तरी कोरिया, सबसे दास्ता वाला देश है। इसी के बाद में देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। तो अफगानिस्तान आतंकवाद से प्रभावित सबसे ज़्यादा देशों में जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं आतंकवाद से, उसमें अफगानिस्तान फर्स्ट पर है। और भारत की इसमें रैंक है 13वीं रैंक भारत की है आतंकवाद से प्रभावित देशों में। फिनलैंड, तो देखिए फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड की फर्स्ट रैंक रही है और भारत की इसमें रैंक रही है तो भारत की है 126 रैंक है। नॉर्वे, तो देखिए नॉर्वे प्रेस फ्रीडम के अकॉर्डिंग नॉर्वे फर्स्ट पर है और भारत की इसमें रैंक रही है तो भारत की रैंक है 166 इसमें रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है। तो देखिए अभी राज्य में, तो राज्य है ये है तेलंगाना राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड अभी मंदिर बनाया जा रहा है। तो देखिए इस मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की जो कि मूर्तियां हैं उनको अलग अलग रूप में उनको विस्थापित किया जाएगा। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। तो देखिए केरल जेंडर पार्क, केरल में जेंडर पार्क बनाने वाला पहला राज्य केरल। तमिलनाडु, देखिए डेनमार्क की तर्ज पर यहाँ पर तमिलनाडु में ऊर्जा द्वीप को बनाया जाएगा, अभी ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जाएगा। कर्नाटक, तो देखिए इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कर्नाटक शीर्ष पर है, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता नाम प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है। देखिए 1905 में भारत माता की जो कि प्रसिद्ध पेंटिंग थी उसको बनाया गया था और ये बनाया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे बनाया गया था। देखिए यह क्वेश्चन आपके SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसे बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। देखिए यह भी आपके क्वेश्चन आया हुआ था तो यह भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें सबसे पहले जो पहला मास आता है तो वह आता है चैत्र मास आता है मंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट मंथ है वो है चैत्र और इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एक निर्णय में भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश भर के सभी संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य में कम से कम कितना पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन ESZ होगा। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन आया हुआ था NDA में, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के में। और देखिए इसमें बताया गया है कि जो कि सभी संरक्षित वन हैं, राष्ट्रीय उद्यान है एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है तो उनमें कम से कम कितना जो दूरी है उसमें कितना इको सेंसिटिव जोन उसमें होगा। तो देखिए उनकी निर्धारित सीमा है वो 1 किलोमीटर से आगे उसकी निर्धारित सीमा को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई श्रेष्ठा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए अभी श्रेष्ठा योजना बहुत ही पॉपुलर योजना थी और देखिए इसको भी बताया गया है कि इस योजना में सही निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है श्रेष्ठा योजना के अकॉर्डिंग। तो यह योजना लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा हेतु है। यह अनुसूचित जाति के मेधावी लेकिन गरीब व छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराती है। और देखिए इसमें एक चीज़ और क्या थी कि इसमें जिसके फादर की जो कि सैलरी है, ईयरली सैलरी है वो 2.5 लाख होगी तो उन सभी को यह योजना का लाभ उठाने के लिए उनको प्रॉपर रूप से उनको माना जाएगा। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा A व 2 दोनों ही सही है क्योंकि इसमें योजना जो हाई स्कूल के छात्र हैं उनके लिए आवासीय शिक्षा हेतु भी है और जो बच्चे अनुसूचित जाति के हैं या फिर गरीब हैं जो कोई उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करना चाहते हैं तो उनको शिक्षा सरकार श्रेष्ठा योजना के तहत उनको करवाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, अंतर्दृष्टि जो कि डैशबोर्ड है लॉन्च किया है आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है इसका बॉम्बे में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हो जाएंगे और इन्हीं को अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2023 का। देखिए, ऑप्शंस को भी अभी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो एसबीआई की जो कि सीईओ है हो जाएंगे दिनेश कुमार। आईसीआईसीआई बैंक के हो जाएंगे संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के हो जाएंगे शशिधरन जगदीशन। और देखिए, इन शशिधरन जगदीशन को ही 2022 के लिए बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।